गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इसमें देखेंगे वर्ण। ठीक है, वर्णमाला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, इसे पिछले क्लास में आप लोगों को स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, इन सब चीज को आप लोग को बता दिए हैं। आज हम लोग मेनली बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है और जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे घोष और अघोष क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण किसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए अल्प प्राण जो है ये वायु संवेग के आधार पर व्यंजन को जब हम लोग उच्चारण करते हैं उसको दो कैटेगरी में रखते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ठीक है, तो देखिए इसको नाम से ही क्लियर करना है। ठीक है, कि नाम में ही आपको नाम समझ गए, खेला खत्म। ठीक है, देखिए अल्प प्राण, ये देखिए अल्प, अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, और प्राण का मतलब होता है वायु या हवा। अब देखिए जब भी हम लोग कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तब हम लोग का मुख से कम या अल्प यानी कम हवा निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण। वैसा व्यंजन को हम लोग अल्पप्राण बोलते हैं। और जब भी हम लोग कोई ऐसा व्यंजन को यानी ऐसा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हम लोग का मुख से थोड़ा सा ज्यादा हवा निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग महाप्राण। अब ये अल्पप्राण कौन कौन सा है, महाप्राण कौन कौन सा है, उसको भी देखेंगे। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलिएगा कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, तो देखिए हालांकि आपको आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा जो बताएं कि कम हवा निकलता है मुख से उच्चारण करने से, उसको अल्पप्राण कहते हैं, और ज्यादा हवा निकलता है उस समय हम लोग उसको बोलते हैं महाप्राण। तो याद करने का यही ट्रिक है। ठीक है, अब बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए अल्पप्राण कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख से वायु जो है थोड़ा सा कम यानी धीरे गति से निकलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्पप्राण। बात एक ही है। ठीक है, आप लोग इजी वे में बोलिए या किताबी लैंग्वेज में, एक ही है। देखिए अल्पप्राण का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ी हवा। ठीक है, जब किसी हिंदी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो उस समय हमारे मुख से देखिएगा कम या धीरे वायु ली जाती है या छोड़ी जाती है। ठीक है, उसको हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। अब देखिए अल्पप्राण को हम लोग कैसे समझेंगे, कौन है क्या है। अब समझिए कि अल्पप्राण कौन कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग को बताया था कि स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जो है उसको 5 कैटेगरी में बांटे थे। तो कौन कौन सा उसको देखिएगा। पहला था हम लोग का क वर्ग। ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग। ठीक है, प वर्ग, क च ट इस जगह त होगा, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोग का आता है क ख। ठीक है, क ख, देखिए ये हम लोग का हो गया। अब इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का एक ही तरीका है। कोई भी हम लोग का क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा जो है अल्पप्राण होगा। क्या होगा, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होगा। देखिए ये पहला तीसरा और ये पांचवा ये अल्पप्राण होगा। क्यों, जैसे क का उच्चारण करेगा तो सिंपल क का उच्चारण करने में मुख से थोड़ा सा हवा निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्पप्राण का कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा ये हम लोग का महाप्राण में आता है। ये 3 कैटेगरी, बस याद करने का यही एक तरीका है। ठीक है, और एग्जाम में पूछता ही है और याद हो ही गया होगा कि पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। ठीक है, सो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो ये सारा का सारा जो है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को हम लोग ये कैटेगरी में कर दिए हैं, इसीलिए स्पर्श व्यंजन को विभागीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे। अब हम लोग देखेंगे नीचे। देखिए पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। एग्जाम्पल दे दिए हैं क ग, ये सब देख लीजिएगा। ये सबका पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये सब हम लोग का अल्पप्राण होगा।
अब आगे देखिएगा महाप्राण। महाप्राण देखिए, महा और प्राण, महा मतलब थोड़ा ज्यादा और प्राण मतलब वायु, ठीक है। जब भी हम लोग कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम लोग का मुख से थोड़ा ज्यादा हवा निकलता है, उसको हम लोग महाप्राण की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है महाप्राण? तो दूसरा और चौथा हम लोग का महाप्राण होता है। देखिए ये दूसरा और चौथा ये हम लोग का महाप्राण का कैटेगरी में आएगा। ये दूसरा और चौथा ये सब में, सारा में ही होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। देखिएगा तारत्व के आधार पर, ये हो गया हम लोग का तारत्व के आधार पर। तो तारत्व के आधार पर हम लोग देखेंगे घोष वर्ण क्या होता है और अघोष वर्ण क्या होता है। देखिए घोष वर्ण जो है, जैसे ही हम लोग कोई व्यंजन यानी कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर कंपन होता है, ठीक है। यहाँ कंपन यानी एक झनकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं घोष। और वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में हम लोग यहाँ झनकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अघोष। सिंपल है, जब भी कोई वर्ण का आप लोग उच्चारण करिएगा और वहां अगर झनकार उत्पन्न हो रहा है, जिसे झ बोल रहे हैं, तो अगर झनकार उत्पन्न हो रहा है उसका मतलब समझिए कि वो घोष वर्ण है, और झनकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो अघोष है। ये सबसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए घोष और अघोष, ये पहला लेते हैं घोष। देखिए घोष का संघोष बोलते हैं, ठीक है, संघोष वर्ण। तो घोष वर्ण मतलब समझिएगा, घोष वर्ण कहने का मतलब है कि वैसा व्यंजन या वर्ण, ठीक है, उसको उच्चारण करते समय जब भी हम लोग उसको उच्चारण करते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें हम लोग का मतलब एक तरह का झनकार उत्पन्न होता है, प्रकंपन कंपन उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग घोष वर्ण, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है? तो देखिए जैसे कि आप क बोल रहे हैं तो उसमें कोई झनकार नहीं है, ख बोल रहे हैं कोई झनकार नहीं है, जैसे ही ग बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक झनकार उत्पन्न होता है, ग, ठीक है। इस जगह टच कीजिएगा तो पता चलेगा। जैसे क बोले तो उतना कोई ये नहीं है, जैसे घ बोलिएगा, ग बोलिएगा तो बहुत मतलब एक तरह का प्रकंपन झनकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं घोष। आप घोष में देखिए कौन कौन सा आता है। देखिए ग, घ, ध, ज, झ, इसी तरह से आप उच्चारण करिएगा, उच्चारण करके चेक कीजिएगा, अपने आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या देखिए तारत्व या प्रकंपन, प्रकंपन को एक झनकार समझिए, ठीक है, झनकार पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो घोष वर्ण यहाँ आप लोग पहचान सकते हैं। देखिए सिंपल सा है, इसमें जिसको उच्चारण करने में प्रकंपन हो रहा है, झनकार हो रहा है, वो घोष घोष है, और झनकार नहीं हो रहा है तो अघोष है। अब इसको आप लोग टेस्ट कर सकते हैं अपने से उच्चारण करके, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक नोट नोट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक स्वर वर्ण ये घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्वर वर्ण जो है यानी अ आ ई ये सब सारा का सारा घोष वर्ण है, ठीक है। प्रत्येक उच्चारण में एक झनकार उत्पन्न होता है। आगे देखिएगा अंतस्थ व्यंजन, जितना भी अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, अंतस्थ व्यंजन जो है ये हम लोग का घोष वर्ण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखिएगा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन सिंपल है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में प्रकंपन यानी झनकार पैदा नहीं होता है, उसको हम लोग अघोष बोलते हैं। तो कौन कौन सा है? जैसे कि क, ठीक है, क, ख, ये हम लोग का इस समय किसी प्रकार का झनकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, देखिए ना। जैसे क बोले तो कोई झनकार नहीं है, ख बोले इसमें भी कोई झनकार नहीं, जैसे ग बोल रहे हैं, ठीक है, ग तो एक तरह का झनकार उत्पन्न हो रहा है। जैसे च बोल रहे हैं तो च बोल रहे हैं तो कोई झनकार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये च जो है, ये च हम लोग का अघोष होगा, ठीक है। जैसे ये ट है, ट हम लोग का अघोष हो जाएगा। इसी तरह से आप उच्चारण करके देख सकते हैं किसमें झनकार हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ठ बोले तो कोई ये नहीं है, ये मतलब कि झनकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब ठ भी हम लोग का अघोष हो जाएगा। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। सो हम लोग को बस यही मतलब आप लोग को यही बताना था मेनली। और इसके बाद हम लोग का मे बी वर्णमाला से संबंधित सारा चीज खत्म हो गया है। और जितना भी पिछला वीडियो है उस सारा चीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं।
सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो क्या करना है जानते हैं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।